तो हेडिंग डालिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, और हमने डिटेल में समझाया भी था आपको। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना। प्लस वाले से माइनस मिल गया, न्यूट्रल हो गया। जब तक ये अलग थे तब तक ये प्लस थे, बहुत उड़ रहे थे हम प्लस हैं। ये अलग थे, ये बहुत उड़ रहे थे हम माइनस है। दोनों लोग मिल गए, अब ना तुम प्लस हो ना माइनस हो, अब उदासीन हो गए, क्योंकि जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं। जब तक मान लिया हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो कुल मिला के सीधी सी बात है, ये उदासीनीकरण का मतलब क्या है, जब तक ये अलग है तब तक अम्ल है, जब तक ये अलग है तब तक ये क्षार है। लेकिन जब ये दोनों मिले तो आपस में एक दूसरे को उदासीन कर दिया और बना दिया लवण। यही तो बताया था, अम्ल करेगा क्षार से क्रिया, अम्ल करेगा क्षार से क्रिया, बनाएगा लवण। मेरे भाई यही तो लिखा था, अम्ल करेगा क्षार से क्रिया, बनाएगा लवण और बचाएगा जल। यही तो बनाया था कि नहीं बनाया था? तो बोलो, अम्ल करेगा क्षार से क्रिया, बनाएगा लवण, बचाएगा जल यानी पानी। यानी अम्ल की जब क्षार से क्रिया होती तो लवण बनता और जल बनता। ठीक, ये बात हुई थी अपनी। तो कुल मिला के ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं, इसलिए इस क्रिया को ही हम लोग कह देंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कोई कहे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो वही बताओगे कि जब किसी अम्ल की किसी क्षार से क्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। लिखिए, अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर, अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर, अम्लों की क्षारों से, अम्लों नहीं लिख पाया इसे, अम्लों की क्षारों से, क्षार ऐसे लिखना, पर क्षार से छतरी वाला लिख दो। अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर, अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर, अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर, अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर लवण और जल, लवण और जल, अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होते हैं। ऐसे करके अपना रैप खुद का लिख सकते हो। बल्कि कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आते हैं कि एक यूट्यूब चैनल बनाएं अलग से, उसमें गा गा के परिभाषाएं याद कराएं। लेकिन मेरे पास कुछ कमी है, कमी का मतलब इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत है, पीछे म्यूजिक कंपोज करेंगे और टाइम सबसे बड़ी कमी है। अगर टाइम होता तो हम बना भी देते और खुद का म्यूजिक कंपोज करके, मतलब जितनी भी परिभाषाएं आज तक की हैं सब कंपोज कर देते और सब ऐसे सुना देते रैप में। लेकिन कुल मिला के वो भी, उस पर भी काम होगा कभी ना कभी। अभी फिलहाल नहीं हो पाया उस पर काम, क्योंकि अभी काम बहुत है पहले से। ठीक है, जरा सुनिए, आने वाला टाइम में होगा जरूर, ये याद रखना। खैर, अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो अम्लों की क्षारों से क्रिया कराने पर लवण और जल प्राप्त होते हैं। लेकिन इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 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 ठीक, यानी अम्ल करेगा क्षार से क्रिया, बनाएगा लवण और बचाएगा क्या, पानी यानी जल। ठीक है, कोई दिक्कत? अब रिएक्शन अपनी वही फटी हुई लिख लेंगे। बताओ कौन सी? जैसे बताओ भाई लोग, बताओ अम्ल कौन लिखा था? HCl, क्योंकि इसमें H था। क्षार कौन लिखा था? NaOH, क्योंकि इसमें OH था। दोनों ने क्रिया करी थी, क्या बना था? NaCl। क्या बचा था? पानी यानी H2O। ये क्या था? अम्ल। ये क्या था? क्षार। ये क्या था? लवण। और ये क्या था? जल। इसका मतलब अम्ल की क्षार से क्रिया होएगी, लवण बनेगा और जल बनेगा। भाई सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम आपको बार बार यही समझा रहे हैं। कल आप कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने फिर से वही रिएक्शन लिख दी। फिर से नहीं लिखी है सर, दोनों एक जगह इसलिए लिखी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। हम चाहते हैं कोई दूसरी लिख देते हैं, हमें 2 मिनट का काम है, 2 मिनट बताओ 10 रिएक्शन लिख दें ऐसी, लेकिन आपको याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए लवण की परिभाषा है तब भी यही चल जाएगी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया की परिभाषा है तब भी यही चल जाएगी। ठीक, एक काम और है, इस रिएक्शन में लिख लेना प्लस ऊष्मा। अलग से कहाँ लिख पाएंगे? जब कभी ये पूरी क्रिया होती है तो इसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक, चाहो तो लिखो या ना लिख के दिखाओ। ऊष्मा का मतलब समझते हो? 2 क्रिया होंगी, अब क्या करो, एक हाथ लो गाल लो,
अंधाधुंध चनगड़ मारते रहो, क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ से ऊष्मा यानी गरम गरम लगने लगेगा। तो ऊष्मा का मतलब जब दो लोग आपस में टकराएंगे, क्रिया होगी तो कुछ गर्मी प्रोड्यूस होती है यानी ऊष्मा निकलती है। तो ये ऊष्मा लिख के दिखाओ या ना दिखाओ, वो अंडरस्टूड है कि पता है कि ऊष्मा निकलती है। तो कभी कभी कहता है उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है, तो क्या कहोगे कि ये जो क्रिया है इसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ऊष्मा क्या होती है, इस क्रिया में जितनी ऊष्मा प्राप्त होती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। तो ये आपने रिएक्शन लिख ली। इसके नीचे लिखिए तथा इस अभिक्रिया में, इसी के नीचे लिखिए तथा इस अभिक्रिया में, तथा इस अभिक्रिया में, तथा इस अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इस अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इस अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं, उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। ठीक है भाई, ये पूरा हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल करता है क्षार से क्रिया, बनाता है लवण और बचाता है जल। अब कुछ अच्छी अच्छी बातें हेडिंग डालिए, अम्लों के गुण। कैसे पहचानोगे कि कोई चीज अम्ल है, तो अम्लों के गुण, अम्लों के गुण क्या गुण है, सबसे पहला तो गुण यही है खट्टा होता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं भरोसा नहीं आ रहा है, संतरा खा के देख लेना, सिट्रिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। या फिर घर में बैटरी रखी हो, बैटरी में जाना, किनारे से हाथ लगाना, थोड़ा चाट के देखना, तेजाब उसमें भी होता है, खट्टा खट्टा लगेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अम्ल कैसा होता है, खट्टा। लिखिए नंबर 1, हम बोलते जाना, आप लिखते जाइए। नंबर 1 डाल के, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आया सर जी नीला लाल तो ठीक है जी, लिटमस पेपर क्या होता है। तो सर अब यहां पर मेरे पास अवेलेबल तो है नहीं, हम आपको दिखाएं। आपने देखे होंगे बारातों में नैपकिन देखी होगी, ठीक, उसी से मिलता जुलता होता है, पेपर होता है, ठीक। उसमें आप रख के जो है छानो तो जितना भी विलय है वो ऊपर ही नीचे चला जाता है, विलायक जो है वो ऊपर आ जाता है, ठीक। तो छानने के इस्तेमाल में आता है ये जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है। सॉरी, पार्चमेंट पेपर छानने के इस्तेमाल में आता है। लिटमस पेपर क्या होता है, उस पर आप क्या करें, ये जो क्या नाम अपना अम्ल है, इस अम्ल को डालिए तो उसका कलर चेंज हो जाता है। नीले कलर का होगा तो लाल हो जाएगा, लाल कलर का होगा तो नीला हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कलर डाल के पहचानने के काम में आता है कि कौन अम्ल है कौन। दो बातें हैं, आप सुनिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। एक होता है पार्चमेंट पेपर और एक होता है लिटमस पेपर। तो जो पार्चमेंट वाला होता है ये छानने के काम में आता है, और लिटमस वाला होता है ये पहचानने के काम में आता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। भैया किसी ने कही तुम पहचान सकते हो जी अम्ल है कि क्षार, बोले हाँ पहचान सकते हो। बोलो कैसे, इसके लिटमस पेपर इसमें डुबो दो। अब अगर लिटमस पेपर इसमें डुबोगे जी क्या करेगा, नीले को लाल कर देगा। अगर नीले को लाल कर दिया इसका मतलब ये अम्ल है। तो यानी पार्चमेंट पेपर क्या होता है, छानने के काम में आता है, और लिटमस पेपर पहचानने के काम में कि अम्ल कौन है क्षार कौन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, नंबर 2, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं खट्टे, तो थोड़ा और समझाते, इसमें थोड़ा डिटेल में आएंगे तो और समझ में आए। भैया हम लोग कह रहे हैं अम्ल, जरा समझिए, थोड़ा सा बताते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। भैया एक भाषा होती है लैटिन भाषा, कौन सी भाषा होती है, लैटिन, हाँ जो तुम समझ रहे हो वो वाली नहीं, लैटिन भाषा होती है। उस लैटिन भाषा के हिसाब से अम्ल को, जरा सुनिए, हम लोग अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। हमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं यार, तुम जो बताओ वो बता के दिखा देंगे, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, बंगाली, जो तुम कहो वो बता देंगे। तुम कहो बंगाली बोल के दिखाओ, बोल के दिखाएंगे, बंगाली देखो बोल दिया। तो कुल मिला के लैटिन भाषा भी हमें आती है, इस पर काफ़ी दिनों तक चर्चा की, इस पर हमने पूरी एक किताब लिखी है, लैटिन भाषा कैसे पढ़ें, छप नहीं पाई। जरा देखो इधर, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड, और इसे लैटिन भाषा में कहते हैं एसिडस। और इस एसिडस का मतलब होता है लैटिन भाषा में खट्टा। अब देखो कहां से कहां भिड़ाया जाके, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं और लैटिन भाषा में एसिड को एसिडस कहते हैं, और एसिडस का मतलब होता है खट्टा। यानी सरल भाषा में कहें एक लाइन में, तो अम्ल का लैटिन भाषा में मतलब होता है खट्टा।
ठीक है। और इस वजह से जिनमें अम्ल पाए जाते हैं वो सारे के सारे पदार्थ खट्टे होते हैं, ठीक है। तो लिखिए नंबर 3 पॉइंट, लिखिए अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है, एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, 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 जिसका अर्थ होता है खट्टा। तो इसका मतलब क्या लिखिए, अतः वे पदार्थ, अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं, अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं, अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अब कुछ चीज़ों के हम आपको नाम बताएंगे जिनमें अम्ल होता है, आपको थोड़ा बताते हैं। जैसे एक तरफ लिखिएगा प्राकृतिक स्रोत, अभी अम्ल ही चल रहा है। एक तरफ लिखिएगा प्राकृतिक स्रोत यानी जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से, और एक तरफ लिखिएगा अम्ल, इनमें कौन सा होता, प्राकृतिक स्रोत और एक तरफ अम्ल। सबसे पहला देखिए किताब में आपकी दे रखा है सिरका, तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। प्राकृतिक स्रोत क्यों, क्योंकि सिरका हमें कहाँ से मिलता है, गन्ने के रस से, फलों के रस से। तो सिरके में होता है एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल। कोई कहे सिरके का फार्मूला बताओ, तब भी रासायनिक फार्मूला एसिटिक अम्ल, या फिर सिरके का रासायनिक फार्मूला पूछे तो CH3COOH। ठीक, अभी आपको नहीं, आगे पढ़ने को मिलेगा, आपके कोर्स में ये है, पढ़ाएंगे आगे, लेकिन फिलहाल तो अभी इतना समझना है कि सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। ठीक, और भी दे रखे हैं, देखते हैं। नींबू एवं संतरे में, तो नींबू और संतरे में होता है सिट्रिक एसिड, लिख लीजिए, नींबू एवं संतरा जो खट्टा आइटम होएगा उसमें सिट्रिक, सुना होगा। गाँव लोग कहते हैं कि उनने बतासे के पानी में साटरी मिला ली, होता है, वो क्या मतलब होता है, खट्टे करने के लिए, एसिड होता है ये सब यार। तो नींबू एवं संतरे में होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड और अम्ल में क्या फर्क है भैया, एसिड इंग्लिश में कहते हैं, अम्ल हिंदी में कहते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर जी आप बोलते हैं सिट्रिक एसिड और लिख देते हैं सिट्रिक अम्ल, इसका मतलब कुछ फर्क नहीं है। एसिड का मतलब अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, हिंदी में अम्ल कहते हैं, लैटिन भाषा में एसिडस कहते हैं, उसका मतलब खट्टा होता है, बातें सब एक ही हैं। तो नींबू और संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है। इमली, इमली में होता है टार्टरिक एसिड, इमली में होता है टार्टरिक एसिड। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इमली खाना बहुत पसंद होगा, पहले स्कूल जाते होंगे, बाहर मिलता है हरे हरे कलर का, क्या बोलते हैं उसे, अमरक बोलते हैं, कमरक कुछ बोलते हैं, पता नहीं। तो आदमी बहुत खाता है, क्योंकि असली बात में सही बताएं यार, जो गरीब लोग होते हैं उनका काम ही ऐसे चलता। हमारे टाइम से तो यही होता, तुम्हारे संग में पता नहीं क्या है। अच्छा, घर से क्या होता है, पतला महीने में एक बार ₹1 मिलते थे, वो भी ₹1 मिलता था। अब तुम लोगों का तो जलवा होगा, ₹10 मिल जाते हैं, ₹20 मिल जाते हैं, बहुत पैसा है यार, तुम लोग अमीर आदमी हो। हमारे दौर में मान के चलिए, क्योंकि पिताजी थे नहीं, तो कभी कभी पैसे मिलने की नौबत आती थी। तो जब मिलता तो क्या मिलता, ₹1, और वो ₹1 डेली नहीं मिलता था। हालांकि उस समय ₹1 की वैल्यू थी, हम ये मानते हैं, ₹1 की इतनी हम लोग लेते थे, पापड़ वाली नमकीन मिल जाती थी, खाते थे, वैल्यू थी। अठन्नी भी चलती थी, चवन्नी भी चलती थी, 25 पैसे भी चलते हुए देखे हमने, ठीक है। लेकिन ₹1 मिलता था, वो भी कभी कभी 7 दिन में एक बार मिल गया, 3 दिन में एक बार मिल गया, या कभी कभी महीने में एक बार मिल गया। तो फिर क्या होता था, फिर क्या करोगे यार, अब ₹1 में क्या लोगे, तो भैया क्या करो, अठन्नी की आदमी चवन्नी की इमली ले ली, अठन्नी की इमली ले ली, अठन्नी की कोई नमकीन ले ली, काम चला लिया, यही करोगे ना। अब मान लिया किसी को 100 का नोट मिले, देखें वो इमली खाएगा। अब आज की डेट में उस जमाने का 100 का नोट अब 1000 के बराबर, 1000 मिले, अभी तुरंत पिज्जा ऑर्डर करेगा, कोल्ड ड्रिंक पेल के खाएगा बैठ के, इमली और कमरक थोड़ी ढूंढेगा यार। तो कुल मिला के घुमा फिरा के गो तो आलू हो गए, ₹2 के आलू लिए। अब 10 दोस्त हैं,
10 बार चटनी डलवाई उसमें, 10 ने मिल बांट के खा लिया। तो कहानी वही है, जो गरीब आदमी वो क्या करेगा, 2 रुपए का, 2 ही रुपए हैं तो आलू खाओगे ना, पिज्जा थोड़े मंगवाओगे। अब 10 दोस्त हैं, 10 पिज्जा मंगवाओ, 99 वाला मंगाओ तब भी 1000 के होगा, कहाँ से लाओगे। तो 1 रुपए 2 रुपए, जब गरीब आदमी क्या इमली ढूंढता है, कमरक ढूंढता है, आलू ढूंढता है, ऐसे काम चलाता। खुद भी हमने ऐसे झेला है ना, इस वजह से बता रहा। यहाँ तक कि होता गया था, आपको बताएं, जब थोड़े बड़े हो गए, इंटर में आ गए, तो कभी कभी रुपए मिलने लगे 5। अब 5 रुपए मिलते थे और वहाँ पे 5 रुपए के 2 बहुत बड़े बड़े समोसे मिलते थे पहले, ठीक। तो अब समोसे बहुत टेस्टी होते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि कुछ सहेली दोस्त भी थे। अब सब तो खाली होते, ज़्यादातर दोस्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, खाली, उनका होता कुछ नहीं, बस खाली खिलाए रहो। तो अब दिक्कत क्या होती थी, अब वो जब इंटरवल होता था तो वहाँ पे आते थे एक ठेले वाले, अब निपट गए हैं, तो वो 5 के 2 बड़े बड़े समोसे देते थे। मन तो बहुत करता था खाने का, लेकिन अगर खाओ तो संग में खाने वाले इतने होते थे, 5 रुपए 2 समोसों में क्या होगा, 10 आदमी अगर खाओगे तो क्या खाओगे, लुट जाते थे। तो फिर आदमी के पास पैसे रखे भी होते तब भी वो रखे रहता, बोला कहीं अकेले में कोना ढूंढ के खा लेंगे जाके, बना जितने दोस्त हैं जो सब खा जाएंगे। और खिलाना भी चाहोगे तब भी नहीं खिला पाओगे, क्योंकि 5 रुपए हैं तुम्हारे पास, 10 लेके घूम रहा हो दोस्त, तो फिर आदमी कुछ खाता ही नहीं है, इसे काम चला लेता। वरना फिर भाई आलू लेता, 2 रुपए चटनी डलवा काम चलाता है। खैर, तो इमली में टार्टरिक एसिड होता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। और दे रखा है टमाटर, दे रखा है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर तो खाया होगा, टमाटर में होता ऑक्जेलिक एसिड। ये आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं, अपने घर पे रखा होता है। बहुत लोग बताते हैं कि पथरी अगर हो जाए तो टमाटर नहीं खाया जाता, उसके बीज जो हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, पथरी बना देते हैं। ज़्यादा टमाटर भी खाना खतरनाक है, ज़्यादा किसी भी चीज़ की बेकार है, अति किसी भी चीज़ की बेकार होती है, ठीक। तो टमाटर के बाद 1-2 चीज़ें और, दही। दही में होता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है, तो दही में होता है लैक्टिक एसिड। कहने को ये घर की चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ का रासायनिक नाम भी है, वैज्ञानिक नाम भी है, और हर चीज़ अपने अपने बात पे डिपेंड करती है, सब में कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत, कुछ चीज़ें प्राकृतिक स्रोत का मतलब जहाँ से कोई, जैसे पानी का स्रोत क्या है, नल, टंकी, कुआं, ये सब, ठीक है। तो स्रोत का मतलब जहाँ से कोई चीज़ प्राप्त होती है, और प्राकृतिक का मतलब नेचर से मिली। सिरका कहाँ से मिलता है, कोई बनाता है क्या, नहीं। कहाँ से मिला, फलों के रस से मिला। फलों का रस उठा के ले आओ घर पे, ऐसे रख दो पड़ा पड़ा तब भी सिरका बन जाएगा। नींबू संतरा कोई बनाता है क्या, नहीं, प्रकृति से मिल रहा है। मान लिया कुछ लोग कहेंगे नहीं, लोग पेड़ लगाते तब निकलता है, किसी जमाने में कोई होगा उसने पेड़ नहीं लगाया होगा, अपने आप के कोने में निकल ही आया होगा, वो गया, उसने तोड़ के देखा, जे क्या आइटम, खा के देखा, जो तो कुछ बढ़िया लग रहा है, उसकी डाल उल काट उठ के लगाई हुई है, बस बना लिया संतरा नींबू। पहली बार किसी ने पेड़ नहीं लगाया होगा, धीरे धीरे करके कोई इतना बड़ा कोई काबिल ने नींबू का आविष्कार करने करा, कहीं तुक्के में कोने में पेड़ निकल ही आया होगा, जाके खा के देखा, अच्छा लग गया तो काम चल गया। जैसे हम आपको बताते हैं, पुराने जमाने में क्या होता था, जैसे आजकल नहीं आदमी रोस्ट करके खाता, बोले रोस्ट कर लो, ऐसा नहीं होता था यार। पुराने जमाने में लोगों को यही नहीं पता था आग नाम की भी कोई चीज होती है। अब क्या हुआ, मतलब पहाड़ टूटे, पत्थर टकराए, जब पत्थर अंधाधुंध टकराए तो क्या आग लग गई। अब आग लग गई, जंगल था, पूरा जंगल में आग ही आग थी। अब उधर से मान लिया कोई आ रहा था उड़ता हुआ पक्षी, अब उसे पता ही नहीं था कि आग होती है, वो अंदर घुस गया, आराम से उड़ता उड़ता आग में घुस गया, आग में घुसे मतलब भुन गए। अब भुन के वहाँ पड़े हुए, उधर से कोई आदमी टहलता हुआ आया, बोले यार जे क्या आइटम, उससे तब तक आग बुझ चुकी, बोले जे क्या आइटम है। उनने उठा के देखा, खा के देखा, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, यानी भून के खाओ चीज़ें बहुत अच्छा लगेगा। तो तब से आदमी रोस्ट करके भून के खाने लगा, समझ गया। तो सब कुछ तुक्के में हुआ। तुम लोग सोच रहे यार बहुत दिमाग, कभी कभी सोचना बहुत बड़े बड़े आविष्कार तुम्हारे चारों तरफ हैं, जैसे पराठे का आविष्कार बहुत बड़ा आविष्कार। कुछ लोग कहते हैं कि जो है कि टीवी का आविष्कार उतना बड़ा आविष्कार नहीं है मेरा भाई। टीवी का आविष्कार क्या है, पराठे का आविष्कार बहुत बड़ा आविष्कार है। कढ़ी का आविष्कार सोचो, मिजनी का आविष्कार, दाल का आविष्कार, सोचिए कितना लंबा प्रोसेस है। सबसे पहले किसी ने फसल लगाई होगी, बीज लगाया, फिर पेड़ बड़ा हुआ, फिर गेहूं निकला, फिर गेहूं पिसवाया, फिर आटा बनाया, फिर आटे पे नहीं रुका वो, फिर उसने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद उसे माड़ा, वहां भी नहीं रुका, फिर उसकी लोई बनाई, लोई से बेल के रोटी बनाई, और रोटी पे भी नहीं रुका, उसे तवे पे डाला, तवे के लिए गैस का इंतजाम हुआ, और तवे पे डालने के बाद फिर क्या किया, उसमें घी लगाया, तेल लगाया, फिर उसे पराठे की फॉर्म में लाया, ज्यादा घी डाल के पूड़ी की फॉर्म में लेके आया, अभी भी नहीं रुका, उस लोई के अंदर भर दिया आलू कद्दू, पता नहीं किस किस के पराठे बना दिए। बहुत बड़े आविष्कार हैं, लेकिन ये सब तुक्के में हुए हैं। तुक्के का मतलब समझते हो, आज हम खाली खा रहे थे बैठे, सब्जी अलग थी, उनने कहा यार ये बहुत आलस है यार, कौन सब्जी खाए, बार बार ऐसा करो इसी में भर के देख लो, ये उनने भर के, बड़ा यार बढ़िया लग रहा है इंतजाम, तो तुक्का लगा और दोबारा से बनाना स्टार्ट कर दिया, समझ गए। तो इस तरीके से चीज़ें सब कुछ तुक्के में ही, जहाँ तक आविष्कार भी होते हैं वो भी तुक्के में होते हैं। आदमी कोशिश करता रहता और तुक्के में चीज़ें हो जाती हैं। जैसे बल्ब का आविष्कार, उसने कहा तो होगा कि बनाएंगे, लेकिन बनाता रहा, कोशिश करता रहा, और एक दिन ऐसा तुक्का लगा होगा जिस दिन सही जगह पे सही चीज़ें फिट हो गई और रोशनी हो गई। मोबाइल का आविष्कार, किसी ने कहा होगा बात करेंगे,
करता रहा होगा, लगाता रहा होगा, एक दिन ऐसा होगा सही जगह पे सही तुक्का लगा होगा और लाइट जल गई होगी या फ़ोन का आविष्कार। तो हर चीज़ ज़्यादातर तुक्के से होती। खैर, आज हमने बातचीत की अम्ल के ऊपर, कल हम लोग बातचीत करेंगे क्षार के ऊपर, क्षारों के गुणों के बारे में आपको बताएंगे। फिर मिलेंगे कल, जब फिर घड़ी इशारा करेगी सेम टाइम 2 बजे, फिर फैलाएंगे राग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।